हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हमने आपको बहुत सारी डिफिनेशन बता दी हैं और जो भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले थे उनको सॉल्व करा दिए हमने। जो भी बचे थे उसे हम आपको आज पार्ट 2 में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे क्या टॉपिक हैं जिन्हें हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 को करने वाले हैं खत्म, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, दृष्टि वैषम्य, क्या दृष्टि वैषम्य तथा अबिंदुकता, क्या दृष्टि वैषम्य तथा अबिंदुकता, यानी हमने जो इसके पहले पढ़ लिया है उसके बाद कहिए हम जरा दृष्टि दोष तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं। देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को यह दोष है, ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आंख से किसी दूरी पर, क्या आंख से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु या क्या रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में, क्या क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई देती है। क्या कहता है, यही इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, कौन सा रोग, अबिंदुकता का, हाँ अबिंदुकता का रोग हो जाता है, उस व्यक्ति को आंख से, क्या आंख से किसी दूरी पर रखी वस्तु, यानी हमारे जो नेत्र होते हैं उससे किसी दूरी पर जो वस्तु रखी गई है, तो क्या होता है, वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधली दिखाई देती। क्या दिखाई देती, धुंधली, यानी हल्का जैसे कोहरा नहीं कभी कभी पड़ जाता है तो हमको कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमको चक्कर आने वाला रहता है, तो क्या होता है, कोई वस्तु सामने रखी होती है, वो क्या होती है, धुंधली टाइप में दिखती है। किसमें, धुंधली टाइप में। तो जस्ट यही इसमें होता है, क्या होता है कि हमें वस्तु दिखाई तो देती है हल्का, लेकिन क्या दिखाई देती है, धुंधली, साफ नहीं दिखाई देती, यानी स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है। ये किसके कारण होता है, अबिंदुकता के कारण होता है। इतना क्लियर हुआ है आपका। अब देखते हैं क्या है इसके आगे। ये कहता है, इस दोष का मुख्य कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय न होने, यानी हमारी जो कॉर्निया रहती है, कॉर्निया मैंने आपको समझाया था ना, जो लेंस में रहती है, ठीक है, तो वही हमारी कॉर्निया होती है, जो ऊपरी पटल होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश किरण पड़ती है। तो जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है, गोल नहीं होता, क्या गोल नहीं होता, इसी कारण से ये होता है अबिंदुकता, क्या अबिंदुकता, यानी गोल नहीं होता, इसी कारण से हमें अबिंदुकता रोग हो जाता है, यानी अबिंदुकता से हम पीड़ित हो जाते हैं और हमें क्या हो जाता है, अबिंदुकता दोष हो जाता है, ठीक। तो देखिए इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, जिसका अर्थ है कि कॉर्निया के एक तल में उसकी वक्रता क्या होती है, उसकी वक्रता अधिक या दूसरे तल में कम हो जाती है। क्या होता है कि जिसका अर्थ है कि कॉर्निया के एक तल में, यानी कॉर्निया के एक तल में, ठीक है, एक ही तल है, एक तल में उसकी वक्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक, और दूसरे में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि हमें अबिंदुकता रोग होता है। सिंपल सा है, कोई उसमें वो नहीं है, इसमें बहुत इजी है और बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए, आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। अबिंदुकता बहुत ही सरल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कहता है ये कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, यानी हमारा मतलब कोई भी मान लो कोई व्यक्ति पीड़ित है, यानी किसी व्यक्ति को अगर अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य हो जाता है, ठीक है, दृष्टि वैषम्य हो जाता है, मान लीजिए आप, ठीक है, दृष्टि वैषम्य हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो अगर किसी वस्तु, यानी दूर कोई वस्तु रखी है तो उसमें क्या हो जाता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये आपको कहना है कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसके जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया वो गोल नहीं होती, क्या होती है, गोल नहीं होती, यानी सर्कल के आकार जैसी नहीं होती, गोल नहीं होता इसका आकार, इसी वजह से होता है, ठीक है, इसी वजह से ये होता है। तीसरा क्या कह रहा है ये कि
कॉर्निया के एक तल में उसकी वक्रता कम होती है, दूसरे तल में अधिक होती है। एक तल में ज्यादा होती है, एक तल में कम होती है। इसकी वजह से ये दोष हमें हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत इजी है, फिर से दोहराइए एक बार। पहला पॉइंट क्या होता है? क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी हुई कोई भी वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। ठीक, धुंधली दिखाई देती है। दूसरा, कॉर्निया का गोला ना होना। क्या? कॉर्निया का गोला ना होना। और तीसरा क्या है बताइए सभी लोग? कॉर्निया के एक तल में क्या होता है? एक तल में क्या होता है कि उसकी जो क्या होती है, वक्रता होती है। क्या होती है? वक्रता अधिक होती है, दूसरे तल में कम हो जाती है। ठीक, इतना समझ में आया? बहुत इजी है, बताइए सभी लोग। बहुत ही मजा आ रहा कि नहीं? मजा आ रहा होगा ना? बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं और 4-5 बार करके बता रहे हैं, तो आपको 100% याद होगा और आपको आज हम याद करा के ही जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका भाई निवारण क्या है, क्योंकि अब दोष होगा तो निवारण भी होगा। ठीक है, तो इसका हम निवारण देख लेते हैं। क्या है? क्या है इसका निवारण? कि देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका बताइए? बेलनाकार, यानी बेलनाकार जो हमारा लेंस आता है हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसको दूर करने के लिए बोलिए सब लोग? अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य को। ठीक है, इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्णांतता। वर्णांतता वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट करिए सभी लोग, तुरंत नोट करिए। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बहुत ही चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने यहाँ पे गलती की, इन सब टॉपिक को समझने में गलती की और अच्छे से नहीं पढ़े आप, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो आपको जो भी पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम आपके अच्छे के लिए बताते हैं कि आप इसको जो भी इम्पोर्टेंट अब आपको दिखाते हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। यानी अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको अपनी क्लास में टॉपर लाना है या 99% लाना है, 95 का आपका टारगेट है, इनमें से कोई भी आपका 90 के ऊपर, यानी 90 प्लस के ऊपर जितने भी लोगों के टारगेट है वो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आज नहीं किए तो कभी नहीं कर पाएंगे। पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आप अभी से इन सब टॉपिक को अपने नोट्स में लिखते जाइए और बार बार रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो देखिए, उसको समझिए कैसे बताया जा रहा है क्या, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और नोट करते जाइए। ठीक है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा अपना और अच्छे से तैयारी करिए बोर्ड एग्जाम की, क्योंकि आप अच्छे नंबरों से पास हो, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, आप वर्णांधता देख लेते हैं। चलिए, क्या देख लेते हैं? वर्णांधता क्या है। ठीक है, तो जब नेत्र में यह दोष होता है, यानी जब नेत्र में, यानी किसी व्यक्ति को अगर यह दोष हो जाता है, कौन सा दोष? वर्णांधता का। ठीक है, वर्णांधता का, जिसके कारण मनुष्य कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता। क्या? यानी ये क्या होता है? वर्णांधता में कोई भी व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं, यानी कौन सा रंग किस कलर का है इसमें वह नहीं पहचान पाता। ठीक है, उसे वर्णांधता, यानी वह रंगों को अच्छी तरह से देख ही नहीं पाता, तो पहचानेगा कैसे? है ना, जब रंगों को देख ही नहीं पाएगा अच्छे से तो पहचानेगा कैसे? बताइए आप सभी लोग। तो ये क्या होता है कि वर्णांधता जो होता है जिस व्यक्ति को होता है, तो वो क्या होता है कि रंगों में वो अंतर नहीं कर पाता, यानी रंगों को वो पहचान नहीं पाता, वो नहीं कर पाता कि ये कौन सा रंग है, वो कौन सा रंग है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि जब जैसे रेलवे जो झंडी दिखाते हैं ना, तो उसको नहीं, वर्णांधता पहले चेकअप करते किसी व्यक्ति को वर्णांधता नहीं है, क्योंकि वो रंगों में भेद ही नहीं कर पाता है। लाल दिखाना है कि हरी दिखाना है, कभी हरी की जगह लाल दिखा दी तो लाल की जगह हरी, तो इसमें दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसीलिए जब किसी रेलवे में नौकरी करनी होती है तो उससे पहले चेकअप करते हैं। ठीक है, किस को वर्णांधता रोग तो नहीं है। ठीक, तो वर्णांधता यही होता है। अब आगे देखो क्या पॉइंट है। वर्णांधता के नेत्रों में उन शंकु लेंस, यानी उन शंकु लेंस का उन शंकु लेंस की कमी होती है जो रंगों के लिए, क्या?
जो रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, यानी रंगों को जो पहचानते हैं, जो रंगों में विभेद कर पाते हैं, रंगों में अंतर दिखा पाते हैं, वही रंग यानी वही सब इसमें उसे संकुलेंस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें वर्णांधता रोग होता है और इसको हम वर्णांधता रोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब देखते हैं कि यह दोष क्या इसमें आगे बताया, यह दोष एक आनुवंशिक दोष है। क्या? आनुवांशिक दोष है। ठीक है, क्या है? आनुवांशिक, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। यानी कि अगर आपके इस तरह आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स को कुछ रोग है, यानी आपकी पीढ़ी में, जैसे कि आपके दादा को वर्णांधता हो गया, मान लो कि मतलब किसी के भी दादा को ये रोग हुआ या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो जैसे आपके दादा को ये रोग हुआ तो आपके फादर को हो गया, फादर को नहीं हुआ तो आपके अंकल को हो गया, अंकल को नहीं हुआ तो फिर आपके बेबी को हो गया, मतलब ऐसे ही, तो ऐसे ही होता रहता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यानी एक अगर व्यक्ति को हुआ तो उससे रिलेटेड, यानी जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसको जरूर होगा। यानी अगर मदर को है तो उसकी डॉटर या सन को जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी उसका बेबी होता है तो उसको जरूर हो जाता है। तो ऐसे वर्णांधता होती है। यानी एक आनुवांशिक, आनुवांशिक क्या है ये हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। आनुवांशिक यही होता है कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रथा चली आई होती है वो होती रहती है, उसी को हम आनुवांशिक कह देते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग है यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगर किसी व्यक्ति को है आपके पहले, तो यानी कि जो भी व्यक्ति उससे रिलेटेड होगा, उससे जुड़ा होगा, तो उसको भी वो हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको? फिर बाकी खुलकर मैं आपको दूसरे वीडियो में, जैसे आपको आनुवांशिक का वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको खुलकर बताऊंगी। ठीक है, कैसे क्या होता है और कैसे कैसे बनता है ये, और कैसे ये सब प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक, तो ये क्या होता है? आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक दोष होता है जो जन्मजात होता है। मैंने बताया ना अभी, जो जन्मजात, यानी अगर आपका बेबी, मतलब कि जैसे अब मदर और फादर, यानी मदर और फादर हैं, तो जैसे उनका बेबी होगा तो जब उसमें वो दोनों का बेबी होता है तो उसमें क्या हो जाता है? आनुवांशिक होता है। यानी किसी को अगर माँ को या पापा को अगर वो बीमारी है तो उसके बेटे या बेटी को भी वो रोग हो सकता है। इसके बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है। अब आगे देखते हैं हम क्या है। इसका कोई उपचार भी नहीं है, मतलब इसका कोई उपचार नहीं, इसको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका उपचार नहीं है कि भाई आप वर्णांधता को खत्म कर सको। ठीक, फिर क्या है? जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है, क्या? जिन व्यक्तियों में यह दोष होता है वे समानता देख तो ठीक सकते हैं, परंतु ये विभिन्न रंगों में अंतर नहीं। यानी ये देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि देख नहीं सकते, ये देख सकते हैं लेकिन रंगों को पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा रंग है, इनको रंगों को पहचानने में कमी होती है। ठीक, समझ में आपको? फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वर्णांतर यानी उस लेंस शंकु, यानी शंकु लेंस के कमी के कारण होता है। ठीक है, लेंस शंकु के कमी के कारण होता है, जो रंगों में विभेद नहीं कर पाते उसकी वजह से होता है। फिर इसका क्या है कि यह एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है और ये जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही होता है, बीच में नहीं होता, ये जन्म से ही होता है। ठीक है, जन्म से होता है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है? ये विभिन्न रंगों में क्या होता है? जिन व्यक्तियों को यह दोष हो जाता है वे समानता ठीक से देख सकते हैं परंतु रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसका उपचार भी संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया है। आपको वर्णांधता समझ में आ गया होगा, हमें पता है कि आपको वर्णांधता समझ में आ गया होगा। वर्णांधता बहुत ही इजी है। आप अगर एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे या अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आप बिना पढ़े इसको बोर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब पॉइंट, जो भी आपके पॉइंट है उनको क्लियर किया करिए। क्या किया करिए? क्लियर, यानी समझने की, दिमाग में समझने की होता क्या है ऐसे समझने की कोशिश किया करिए। जब आपको अपने दिमाग में समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है अपनी भाषा में,
ना कि साइंस की भाषा में, अपनी भाषा में समझ में आ जाता है कि यार ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये है। तो आप क्या करते हैं, उसको तुरंत लिख लेते हैं और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आप साइंस की भाषा में याद करते हैं कि ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, तो वो क्या होता है, आप उसको रट्टा ही मारते रहते हैं और एंड टाइम पर जब आप एग्जाम में नोट्स में लिखते हैं तो आपको भूल जाता है, यार मैंने याद तो किया था लेकिन मुझे भूल गया। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिए कि आप याद करके गए हो और वहाँ ऐसा लगा हो कि यार मैंने याद तो किया था पर मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा इस पर कि कितने कितने लोगों के साथ ये सब हो चुका है, ठीक है। यानी ये घटना घट चुकी है कि यार मैंने याद तो किया था पर मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी मुझे भूल गया। तो याद किए तो गया कहाँ, बताइए सभी लोग, ठीक है। तो कमेंट करिएगा इसके बारे में कितने लोगों को ऐसा लगा है, यानी ऐसी घटना हुई है कितने लोगों के साथ एग्जाम में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रिज्म क्या है, ठीक। क्या देख लेते हैं, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म सबको पता है कि 3 कोने का भाई होता है ना। क्या होता है, प्रिज्म 3 कोण का होता है, ठीक है। यानी 3 एंगल्स, क्या होता है, 3 एंगल्स का होता है, उसी को प्रिज्म कहते हैं, क्या प्रिज्म कहते हैं, ठीक। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कैसी है। क्या है, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम, यानी जो आर पार निकल जाए उसी को कहते हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक। पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होते हैं। ये 2 कोण झुके हुए हैं ना, तो इस पर क्या है, स्थित है, क्या 2 कोण झुके हैं, एक ये कोण बना रहा है, एक ये कोण बना रहा है, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म, ठीक है। समझ में आया आपको? फिर से एक बार बताते हैं, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया जो इंद्रधनुष में बनते हैं, आपने देखा होगा ना, ये तो प्रिज्म है, ठीक है, ये सिंपल प्रिज्म है। जब इंद्रधनुष में जो कलर बनते हैं वो भी हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन कौन से कलर बनते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार रिपीटेड पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो एग्जामिनर क्या करता है, जो कॉपी मतलब पेपर हमारा बनाता है तो बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है, ताकि बच्चे इनको लिख पाए और बार बार पढ़ पाए। जो जरूरी होता है हमारे लिए जानना उसी को देता है, उसी को बोर्ड परीक्षा में बार बार देता है, वो रिपीट कर करके, जो हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, 1 मिनट, अगर आपको इसके आगे का टॉपिक चाहिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे के टॉपिक हम आपको बता देते हैं और समझा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लीजिए। तो चलिए अब हम इसके आगे के टॉपिक देख लेते हैं, यानी ये देख लेते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है, ये कैसे बनता है, ठीक। तो क्या होता है इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात, क्या जब वर्षा हो चुकी नहीं, वर्षा के पश्चात जब वर्षा हो चुकी होती है उसके बाद, ठीक है। तो वर्षा के पश्चात आकार में जल, यानी आकार में जल, किसी आकार में जल क्या होता है, सूक्ष्म कणों में दिखाई देते हैं, यानी को छोटे छोटे कणों में जल छोटे छोटे कणों में दिखाई देता है, ठीक है। क्या पानी, क्या पानी यानी जल, ठीक। जल छोटे छोटे कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकार में जल के सूक्ष्म कण, क्या सूक्ष्म कण दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है, क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो क्या होता है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों को, यानी जो वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें उपस्थित होती हैं, क्या होती हैं, उपस्थित होती है, ठीक है, क्या होती है, उपस्थित होती है, यानी उपस्थित जल की छोटे छोटे बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण, क्या सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके परिक्षेपण के कारण होता है, यानी परिक्षेपण के
कारण से प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझिए, तुरंत समझ में आएगा। यानी जब प्रकाश की वर्षा के पश्चात, यानी जब वर्षा हो चुकी होती है उसके पश्चात जब छोटी छोटी कण क्या होती हैं, छोटी छोटी कण क्या होती है, एक कणों के रूप में दिखाई देती है, जो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, उदाहरण होती है। यानी स्पेक्ट्रम का हमारे उदाहरण होते हैं। ठीक है, यह सूक्ष्म, यह वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल यानी हमारा जो वातावरण होता है, ठीक है, वातावरण यानी वायुमंडल, तो हमारा वायुमंडल में उपस्थित जल यानी जो भी जल उपस्थित है, तो उसके सूक्ष्म जो बूंदे द्वारा यानी छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। क्या? सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, इस इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में, क्या इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होता है, बनता है। क्या? यानी उसकी जैसे अगर इधर सूर्य तो उसके जस्ट अपोजिट, क्या जस्ट अपोजिट ये बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इंद्रधनुष। ठीक, इंद्रधनुष आपको समझ में आ रहा ना, बताइए सभी लोग। हाँ ठीक है, तो जल की सूक्ष्म बूंदे छोटे छोटे यानी छोटे प्रिज्मों के भांति, छोटे छोटे प्रिज्मों के भांति यानी त्रिभुज के आकार की छोटी छोटी बूंदे क्या होती हैं, कार्य करते हैं। छोटी छोटी बूंदे प्रिज्मों के आकार में बढ़ जाती है, जिससे हमें चमकती हुई इंद्रधनुष जैसे दिखाई देती है। ठीक है, इंद्रधनुष में डिवाइड हो जाती है, साइड साइड पे ऐसे हमारा धनुष के आकार का बना लेती है। ठीक, अब देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 हमारे रंग होते हैं। क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, मैं लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं आपके इंद्रधनुष में, 7 रंग होते हैं। जिसे रैम्बो बोलते हैं। क्या, रैम्बो, ये इसे रैम्बो भी बोला जाता है। जो हमारे 7 रंग मिलकर बनते तो उसे हम रैम्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम्बो। अब ये कौन कौन से रंग होते हैं ये हम देख लेते। तो देखिए, ये हमने बनाया है आपके लिए प्रिज्म। इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है तो ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो रंग होते हैं, ये देखिए, ये इसका प्रकीर्णन हो रहा है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही है, तो देखिए कल रंग बना रही है। यानी पहला रंग क्या होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। कौन कौन से बताइए सभी लोग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इन सब रंगों को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा रंग किसमें पाया जाता है, यानी इसमें कितने रंग पाए जाते हैं आपके इंद्रधनुष में। ठीक है, इंद्रधनुष यानी रैम्बो में आपको कितने रंग पाए जाते हैं, तो वो आप देख लीजिए। हमने 7 रंग आपको दिए, 7 रंग आपको पाए जाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि हमारे 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक, कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग। ठीक है, कौन कौन से, पहला हमारा हो गया लाल, क्या हो गया, लाल। दूसरा हमारा हो गया नारंगी, नारंगी। ठीक, तीसरा हमारा हो गया पीला, और चौथा हो गया हरा, पांचवा हो गया नीला, और छठवा हो गया हमारा जामुनी, सातवां हमारा बैगनी। क्या, बैगनी। ठीक है, तो आप कलर्स नेम लिख लीजिए। ठीक है, और हाँ, कलर्स नेम लिख लीजिए आप, ये डायग्राम बना लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इतना करके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक है, इसमें से कोई भी आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या है, ये देख लेते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अब हमने इंद्रधनुष तो ठीक है समझ लिया, अब हम प्रकाश का प्रकीर्णन समझ लेते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, यानी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के यानी छोटे छोटे कण, अति सूक्ष्म आकार के यानी छोटे छोटे कण, क्या कहता है ये, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, यानी कोई ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, यानी जा रही हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जिसमें अति सूक्ष्म आकार के यानी छोटे छोटे आकार के क्या
होते हैं कण, धूल कण, जैसे धूल कण हो गया, धुएं के कण हो गए, या वायुमंडल के कोई भी कण हो गए। ठीक, कोई भी कण आप मान लीजिए। ठीक है, क्या कोई भी कण विद्यमान हो तो क्या विद्यमान यानी वहां पे उपस्थित हो या फिर स्थित हो, आप मान लीजिए। ठीक है, विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग यानी प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब इतना ही है कि प्रकीर्णन यानी प्रकीर्णन होना, यानी प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना ही हमारा प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इजी है। बताइए सभी लोग, एक बार फिर से आपको समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में यानी कोई माध्यम है उसमें क्या करती है? प्रवेश करती। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो जिससे अति सूक्ष्म आकार के यानी छोटे छोटे आकार के कण, क्या छोटे छोटे आकार के कण क्या करते हैं? धूल के कण या उसके धुएं के कण या मान लो कि वायुमंडल के कण। ठीक है, आप मान लीजिए, तो क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग, क्या कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन हम कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं लॉर्ड रायले के अनुसार, क्या ये आपको समझ में आया प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको एक बात और बता दें कि ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन बार बार रिपीटेड टॉपिक है ये आपका, और बहुत बार पूछ लेता है। तो जो भी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं तो आप उसको नोट करते जाइए अच्छे से और समझते जाइएगा। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखें लॉर्ड रायले के अनुसार, यानी लॉर्ड रायले जो थे हमारे साइंटिस्ट थे, तो उनके अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो क्या कहता है ये कि यदि लॉर्ड रायले जो हमारे थे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसका प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे किया, यानी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये। देखिए भाई सभी लोग देखिए, यदि माध्यम के कणों का आकार यानी कोई भी माध्यम है तो उसके कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, क्या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म यानी छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। यानी ये कहता है यदि माध्यम के कणों का आकार, किसी भी माध्यम में कण है उसका आकार क्या हो जाता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी हमारे प्रकाश की जो भी तरंग दैर्ध्य होती है उससे क्या हो जाता है? अति सूक्ष्म यानी छोटा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात, क्या चतुर्थ घात के व्युत क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत क्रमानुपाती होती है। अर्थात देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर व्युत क्रमानुपाती, ये हमारा व्युत क्रमानुपाती का चिन्ह है। आप लोग इसको देख लीजिए, ये हमारा व्युत क्रमानुपाती का चिन्ह है। तो क्या होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर व्युत क्रमानुपाती 1/λ4, क्या λ4। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं क्या है ये। इसमें ये आपको फार्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है इसके बाद। तो अर्थात प्रयोग द्वारा लॉर्ड रायले के अनुसार जब इसने प्रयोग किया तो इसमें क्या इसको मिला, क्या मिला वो देखते हैं। क्या मिला? लॉर्ड रायले को प्रयोग द्वारा जो हुआ यानी ज्ञात हुआ हमें कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी जो हमारा लाल रंग होता है, यानी सबसे पहला ये हमारा क्या लाल रंग, ये जो है हमारा, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये सिर्फ यूपी बोर्ड में ही नहीं, कम से कम जो भी एंट्रेंस होते हैं या जो भी यूपीएससी जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है,
जैसे हम लेते हैं नीट का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं एंट्रेंस का, तो ये सभी में पूछ लेता है। मतलब ये नहीं कहते कि आपको पूछेगा ही, लेकिन कभी कभी क्या करता है, पूछ लेता है आपको। तो आपको इसको नोट कर लेना है, अलग से नोट डालकर आपको नोट कर लेना है इसको, ठीक है। क्या नोट करना है कि लाल रंग के मतलब लाल रंग का प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे के टॉपिक समझाते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं हम कि इसके आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आप देखेंगे प्रकाश का प्रक्रिया, यानी प्रकाश का प्रक्रिया हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। क्या देखेंगे? टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो इसमें टिंडल प्रभाव में क्या होता है ये हम देखते हैं। इसमें ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज, यानी प्रकाश किरण पुंज जो होती है, तो क्या होती है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन, यानी छोटे से छोटा महीन कणों से टकराता है। क्या होता है? टकराता है, यानी टक्कर करता है। क्या करता है? टकराता है, ठीक है। टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग, यानी उस किरण पुंज का मार्ग यानी रास्ता। क्या? रास्ता, ठीक। तो उस प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। क्या करता है? मतलब उसका रास्ता उसे दिखाई देने लगता है, ठीक है। इस तरह आप समझिए, यानी दिखाई देने लगता है। इन कणों से इन कणों से विपरीत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है, यानी परावर्तन की क्रिया होती है और वो हमारे तक, यानी प्रकाश हम तक पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है? प्रकाश हम तक पहुंचता है कोलाइडी कणों की, जो भी कोलाइडी हमारे कण होते हैं, तो उन कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। बहुत इजी था ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है आपको, अच्छे से समझिए, ठीक है। इसमें ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण पुंज है, क्या है? प्रकाश किरण पुंज है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो ये क्या होती है? प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कण, यानी छोटे से छोटे कण से जब टकराता है, क्या होता है? टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखने लगता है, यानी रास्ता उसकी दिखने लगती है और इन कणों से विपरीत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है, यानी हम तक पहुंचता है। तो इसी को क्या कहते हैं? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन की इस घटना को क्या कहते हैं? हम टिंडल प्रभाव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टिंडल प्रभाव कह देते हैं। तो है ना इजी, आपको समझ में आया। अब टिंडल प्रभाव को आप देख कैसे सकते हैं? तो देखिए इसमें टिंडल प्रभाव में आप इस तरह टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो कब देख सकते हैं? जब धुएं से भरे हुए, यानी धुएं से भरे हुए किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश, यानी जब बहुत सारा धुआं, किसी कमरे में धुआं भर दो, आप क्या करो? आप धुआं भर दो, ठीक है। किसी कमरे में धुआं भर दो, फिर उस कमरे में किसी छोटा से छोटा छिद्र, मान लो आपके कमरे में कहीं छोटा सा छिद्र है। क्या है? छिद्र है, ठीक है। क्या है? छिद्र है, ठीक है। छिद्र है तो कोई पतला प्रकाश किरण पुंज, यानी वहां से छोटा सा प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रवेश करता है। तो इस परिघटना को ही हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, यानी टिंडल प्रभाव का देख सकते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव को हम यहाँ से जान सकते हैं कि ऐसे होता है, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? बस आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है और पार्ट 1 पार्ट 2 में हमें डिवाइड करना पड़ा क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसीलिए, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर बाय चैप्टर चाहिए, अगर जानने में सुविधा, तो आप प्लेलिस्ट में हमारे जाकर वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, मैथ, ठीक है। इन सब के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मोटिवेशनल, इन सब पर वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो अगर आप वहां से जाके इसको देखेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा हमारे चैनल में, ठीक है। तो आप तुरंत वहां से प्लेलिस्ट में जाके कोई भी वीडियो अपने सुटेबल, मतलब जैसे आपको चाहिए, मतलब अगर आपको फिजिक्स का देखना है या केमिस्ट्री का देखना है या उसका देखना है, तो आप तुरंत उसी प्लेलिस्ट में जाइए और जो सब्जेक्ट है उसको चुनिए और वहां से आप वीडियो को
देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको तीसरा चैप्टर यानी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जल्द चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा है आपको ये सब हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो हम अगले चैप्टर में लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है।